सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 3 हिमालय की बेटियां। बच्चों, पाठ 2 दादी माँ वाला लेसन था जो वो आपका कंप्लीट हो चुका था। उसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आपने स्वयं अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उनके आंसर लिखने हैं। उस पूरे पाठ की व्याख्या मैंने आपको करवा दी थी। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां जो है करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये हिंदी साहित्य की निबंध विधा है। निबंध हिमालय की बेटियां जो है पाठ, ये एक निबंध के अंतर्गत आता है, जिसके जो लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। बच्चों, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हिमालय की बेटियाँ, यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत को पिता के रूप में बताया गया है, और बेटियाँ हैं जो वो नदियों को बताया गया है। जो नदियाँ हैं उनको बेटियों के रूप में बताया गया है। तो इस पूरे के पूरे पाठ का लेखक ने क्या किया है, मानवीकरण किया है, यानी कि एक मनुष्य की भांति हिमालय पर्वत का और उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं उनको बेटियां बता करके एक मनुष्य के रूप में इनका वर्णन किया है। बच्चों देखिए, लेखक जब नदियों को एक समतल मैदान में देखता है तब लेखक के विचार क्या हैं। लेखक कहता है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा, अर्थात जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ से नहीं देखा। जब नदियाँ समतल मैदान में बड़े शांत और गंभीर भाव से बह रही हैं तब उसने देखा कि बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी कि जब लेखक ने नदियों को समतल मैदान में देखा तो बहुत ही शांति से चलने वाली लग रही थी। एक संभ्रांत महिला की भ्रांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला होती है सुसंस्कृत, यानी कि जो बहुत ज़्यादा संस्कारी महिला हो, अच्छे आचरण वाली महिला हो, जो उसको बोलते हैं संभ्रांत महिला। उसकी भांति ही वे जो नदियाँ थी वो प्रतीत होती थी। और उन नदियों के प्रति, उनके प्रति मेरे दिल में, अर्थात लेखक के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। बहुत ज़्यादा आदर सम्मान जो है लेखक के मन में था नदियों के प्रति। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे के लिए उससे सभी प्रेम करने वाली, जैसे उसकी माँ, उसकी दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह है, उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जब लेखक नदी में नहाता था, डुबकियाँ लगाता था। डुबकियाँ लगाना मतलब अपने पूरे शरीर को पानी में डुबोना। तो डुबकियाँ लगाता था तो तब उसे ऐसा लगता था कि जैसे वह अपनी मामी, मौसी और माँ दादी की गोद में खेल रहा हो। लेकिन जब कभी लेखक को हिमालय पर्वत पर जाने का मौका मिल जाता है तब लेखक की विचारधारा क्या है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी, यानी कि नदियों का कुछ और ही स्वरूप देखा मैंने। क्या स्वरूप देखा बच्चों? मैं हैरान था, आश्चर्य था मुझे, क्या कि यही दुबली पतली गंगा, क्योंकि जब नदियाँ हिमालय पर्वत से एक झरने के रूप में नीचे गिरती हैं तो वो एक पतली सी धारा के रूप में ही आती हैं। दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में जाकर विशाल कैसे हो जाती है। जैसे अब तो ये बिल्कुल एक पतली सी धारा के रूप में नीचे गिर रही हैं, लेकिन जो ये पतली धारा नीचे गिर रही है तो जब ये समतल मैदान में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी और विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। यहाँ पर खिलखिलाकर हंसते जाना का अभिप्राय क्या है लेखक से, कि जब नदियाँ एक झरने के रूप में नीचे गिरती हैं और उनसे जो आवाज़ निकलती है, पानी से जो आवाज़ निकलती है, उसको यहाँ पर हंसने के रूप में प्रस्तुत किया है। और इनकी यह भाव भंगिमा और यह उनका यह उल्लास, यानी कि खुशी कहाँ गायब हो जाता है जब ये मैदान में चली जाती हैं। तो मैदान में जाने पर ये सब कुछ कहाँ पर चला जाता है। लेखक कहता है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली अर्थात फूल के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना ज़्यादा आश्चर्य, इतना ज़्यादा विस्मय मुझे नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देख करके। यानी कि जो नदियों की लीलाएं, जो क्रीड़ाएं हैं, इनको देख करके जितना मुझे आश्चर्य होता है उतना आश्चर्य मुझे तब भी नहीं होता जब मैं किसी जवान लड़की को देखता हूँ और मेरा ध्यान उसके ऊपर अटक जाता है, तब भी मुझे इतना ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता। आगे जो है कवि
लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई लड़की जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाती है तब अपने परिजनों के अलावा उसका जो प्रेम है किसी और के प्रति भी बढ़ जाता है, किसी और का प्रेम पाने की कोशिश करती है। तो इस रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, यानी कि इनका लक्ष्य क्या है, कौन है जिससे इतना अधिक प्रेम करती हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, प्रेम पाने के लिए बेचैन हो रही हैं। अपने महान पिता यानी कि हिमालय पर्वत है जो उनका तो बहुत बड़ा विशाल विराट रूप है कि उनका विराट बहुत बड़ा प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अतृप्त मतलब संतुष्ट नहीं है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। अर्थात यदि ये हिमालय पर्वत के प्रेम से भी संतुष्ट नहीं है तो कौन इनसे इतना अधिक प्रेम करेगा जिनसे इनकी जो प्रेम की भावना है वो मिट जाएगी। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ होती हैं जो पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा एक समतल से मैदान होते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती है, थोड़ी बहुत वनस्पति होती है, उसको आदित्यकाएँ बोलते हैं। सरसब्ज उपत्यकाएँ यानी कि हरी भरी घाटियाँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि ये जो निकेतन मतलब इनका लीला से भरा हुआ जो घर है वो इस प्रकार का है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि जब ये जंगलों से गुजरती हैं तो इस प्रकार इन सभी पेड़ पौधों से गुजरती हुई ये निकलती होंगी, तब इनको थोड़ा बहुत मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना होता है चिंतित होना, बहुत ज़्यादा सोचना। किसी को क्या पता कि हिमालय पर्वत इन नदियों के बारे में कितना बहुत अधिक सोच रहा होगा कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो इत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। यानी कि हिमालय पर्वत की जो एक विवशता का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि हिमालय पर्वत है जो बहुत ज़्यादा विवश हो गया है, असमर्थ हो गया है कि वो केवल चुपचाप अपनी जगह पर बैठा है और उसके पास कुछ भी नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है, जो नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वत से निकल करके बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा तेज़ गति में, वेग में बहती हुई वहाँ से निकल जाती है। बच्चों यहाँ तक हमारा ये पाठ हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने इसके जो मैंने शब्दार्थ जो हैं साथ साथ में लिखे हुए हैं और जितने भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे के सारे कठिन शब्द हैं और जिनके अर्थ लिखे हुए हैं ये शब्दार्थ हैं। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको नोट डाउन करते रहना। धन्यवाद।